छक्का है, हिजड़ा है, गुड़ है, मामू है, कैसी माँ है, आपने हिजड़े को जन्म दिया, हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया। शाहरुख खान ने तो हम लोगों से मना कर दिया मिलने के लिए। एक मिनिस्टर को हम मिलने को जाते हैं, छक्कर लोकांना कोणी बोलवला। ताली जिसके ऊपर बनाई गई है वो भी मेरी चेला है, गौरी सावंत। देखिए, जैसे मर्डर टू आपने बताई, वो मुझे बहुत ऐसे लगा हमारे समाज के विरुद्ध जाके वो चीज़ें दिखाई गई है। तो हमारे वहाँ पर एक हिस्ट्री शीटर ने घुस के और ज़बरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया। फिर मुझे एक वक्त के खाने के लिए मेरी कम्युनिटी के लोगों को मैंने देखा सेक्स वर्क जैसे काम करते हैं। ट्रेन में से उन्हें फेंक दिया जाता है और सिग्नल पे उनको गाड़ियाँ ठोक कर चली जाती हैं। हमारे समाज में जब तक जिसकी नाक छिदी हुई नहीं होगी तो हम उसे पूर्णपनी किन्नर नहीं मान सकते। अगर कोई किन्नर है, क्या डिफरेंस है उनके प्राइवेट पार्ट में मेल और फीमेल से? एक माँ होती है जो जन्म देती है और एक होती है जो पालती है, लेकिन किन्नर समुदाय इन दोनों के लिए तरसता है। ऐसे में हजारों किन्नरों पर माँ का प्यार लुटा रही हैं सलमा खान जी। मैम वेलकम। वैसे तो मैम के बहुत सारी उपलब्धियां हैं, ये खुद एक लोक अदालत की पहली ट्रांसजेंडर पैनलिस्ट हैं। सो मैम, उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी चर्चाएं करेंगे। मैम पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। झूठों का शहर था, झूठों का शहर था, मैं सच बोल बैठी। झूठों का शहर था, मैं सच बोल बैठी। नमक की बस्ती थी और मैं जख्म खोल बैठी। मैम, सबसे पहले तो आज तो आप बहुत कामयाब हो चुकी है। जानती हूँ स्ट्रगल तो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन शुरुआत करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा था? ये शुरुआत कैसी हुई इस सफ़र की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और मुझे इनवाइट करने के लिए पिंक विला में। और मैं डॉक्टर सलमा खान, फाउंडर ऑफ किन्नरमा ट्रस्ट, और मैं लोक अदालत की पैनलिस्ट भी हूँ। तो मेरी शुरुआत मेरी बचपन से ही बहुत स्ट्रगल के साथ रही है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मैं बचपन से ही मेरे बहुत फ्रेंड्स कम थे और मुझे कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ना था। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण मेरे बाबा एक आरटीओ ऑफिसर थे और मेरी माँ हाउसवाइफ थी। तो वो इतना ही कमाते थे जितने में रुमाल में पूरे तन को चादर की तरह ढांकना होता था। और मेरे बाबा ऊपर की कमाई पे विश्वास नहीं रखते थे, तो हम लोग बहुत स्ट्रगल के साथ रहते थे। और फिर मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ने की जिद थी। मेरे भाई बहन तो म्यूनसिपैलिटी में हिंदी मराठी में स्कूल पढ़े, लेकिन मुझे कॉन्वेंट में ही जाना था। तो फिर उन्होंने मेरे लिए, हमारे यहाँ पर नन लोग हैं, सिस्टर लोग, तो चर्च की तरफ से इन्होंने जाके रिक्वेस्ट की। फिर नन लोगों ने मुझे स्कूल में एडमिशन कराया और उसके बाद में मैंने एसएससी कंप्लीट की। एसएससी होने के बाद 1986, उसके बाद में फिर तब तक मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। तालियां बजाना, हंगामा करना, छोटी सी उम्र में स्कूल में लोग मुझे बहुत बुलिंग करते थे, टीजिंग करते थे। और छक्का है, हिजड़ा है, गुड़ है, मामू है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने पढ़ाई पे फोकस देती थी। फिर जब मेरे घर वालों को पता चला कि मतलब ये शी इज़ अ ट्रांसजेंडर बेबी, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये तो अब रुकने से रुकने वाली नहीं, ताली बजा रही, गली गली में हंगामा मचा रही है, नाच रही, गा रही, डफली वाले डफली बजा। तो फिर मेरे भाई बहन ऑब्जेक्शन लेने लगे कि भाई इसको निकाल दो घर से, इसको निकाल दो। फिर मुझे बोले या तो हम लोगों को रखो या तो इसको रखो। तो हम कहाँ जाएंगे, हम लोगों को इसके साथ नहीं रहना है। तो मेरी माँ बोल रही थी कि आप, तुम्हारे से तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा, अब इनसे मेरा वंश आगे बढ़ेगा, तो तुम कहीं जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो और मत जाओ, किन्नर समाज में मत जाओ। उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है और ये समाज के कोई मायने नहीं है।
लेकिन मैं थी कि रुकने को राजी नहीं थी। बस मैं अपने आज़ाद ज़िंदगी की उड़ान भरने को तैयार थी। और फिर मुझे घर से निकाल दिया गया और मैं सड़क पे आ गई। लेकिन जब आप बड़ी हो रही थी, तो आपके भाई-बहनों का बर्ताव और म माता-पिता का बर्ताव, क्योंकि आप किन्नर थी, तो उनका बर्ताव आपके टुवर्ड्स कैसा था? क्या वो चाहते थे कि आप पढ़ें, या फिर एक नॉर्मल लड़की की तरह, या नॉर्मल जीवन जिए? उनका बर्ताव आपके, या फिर आपके रिश्तेदारों का, समाज का व्यवहार, सोसाइटी का व्यवहार, क्योंकि आप मुंबई से ही हैं? हाँ, मैं कोंकण से, हुँ। लेकिन पली-बड़ी सब मुंबई में ही। हुँ। और मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फैमिली और मेरे भाई-बहन ये लोग नहीं ज़्यादा मुझे पसंद करते थे, और बिकॉज़ बेसिस ऑन माय जेंडर। और मुझे वो लोग हमेशा, रिश्तेदार भी ऐसे बोलते थे, अड़ोस-पड़ोस के लोग भी बोलते थे, स्कूल में भी लोग बोलते थे कि ये छक्के को क्या है, हिजड़ा है, कैसे करके। फिर बाद में घरवालों के दबाव में आके मेरी माँ क्या करती, मजबूरी के कारण उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, बहुत मजबूर होके उन्होंने निकाला। फिर मैं सड़क पे आके, मजबूरी मुझे ताली बजाने पे सड़क पे लेकर आई। फिर एसएससी से मैं आ गई 1986 में ट्रांसजेंडर्स में, और मेरा जन्म हुआ है 11 जून 1974 में। और उसके बाद में जब मैं सड़क पे आई, तो मुझे पता चला जीवन क्या है और जिंदगी किसको बोलते हैं। क्योंकि एक वक्त के खाने के लिए मुझे दिन भर सिग्नल पे ताली बजानी पड़ी, मुझे एक वक्त के खाने के लिए ट्रेन में जाना पड़ा, फिर मुझे एक वक्त के खाने के लिए मेरी कम्युनिटी के लोगों को मैंने देखा सेक्स वर्क जैसे काम करते हैं, और जिसके कारण वो HIV एड्स के शिकार हो जाते हैं। ट्रेन में से उन्हें फेंक दिया जाता है और सिग्नल पे उनको गाड़ियां ठोक कर चली जाती हैं। हरेसमेंट तो उनके ऊपर इतना सारा होता है, कस्टडियल हरेसमेंट होता है, फैमिली हरेस्ट करती है, सिस्टम हरेस्ट करता है, सोसाइटी हरेस्ट करती। नो वन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। मैम, आपका अभी फ़िलहाल जब आप इतने फेमस हो गए, तो परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसा है? क्या आप अभी भी भाई-बहनों के साथ या घर कांटेक्ट में हैं? मेरी एक बहन है जो बड़ी वाली बहन है, और उससे थोड़ी बहुत मेरी बातचीत होती है। वो विधवा है और उसकी एक बेटी एयर होस्टेल है और एयर इंडिया में है, और एक बेटी उसकी लॉयर है, तो उससे मैं बात करती। दूसरी बहन की बेटी जो है वो KFC में मैनेजर है बेंगलोर में, और छोटी वाली जो है उसने बिजनेस मैनेजमेंट किया है, और उसका मर्द सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कभी कभी वो बात करती है। बाकी भाई बहनों से मेरी बात नहीं होती है। हम लोग, मेरी 2 बहनें हैं, एक मेरा भाई है, और मैं आधी बहन आधा भाई, 3.5 भाई बहन हम लोग हैं। कांटेक्ट करने की कोशिश कभी की नहीं निकलने के बाद? नहीं, कांटेक्ट में मतलब कैसे, कोई मैं जानती हूँ वो कहाँ रहते हैं, वो जानते हैं मैं कहाँ रहती हूँ, बट हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग नहीं है। तो क्योंकि वो दिन मुझे याद आता है जब मैं सड़क पे रो रही थी, वो दिन मुझे याद आता है जब मैं 14-15 साल की उम्र में स्ट्रगल क्या है वो सीख रही थी, और एक वक्त के खाने के लिए मुझे इतना देर तक धूप में भीख मांगना पड़ रहा था। उसके बाद में नन लोगों ने मुझे फिर से बुलाया, और ढूंढती हुई आई नन लोग कि भाई तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। तो मैं बोली नहीं सिस्टर, सब हंसते हैं, सब मजाक उड़ाते हैं, तो इसके लिए मैंने छोड़ दी। तो वो बोलने लगी क्या हो गया, अगर तू थर्ड जेंडर है तो क्या हो गया, तू आगे पढ़, तो आगे पढ़ने से तेरे समाज को आगे बढ़ाएगी, उनके लिए मार्गदर्शक बनेगी, तो आगे पढ़। फिर उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद में मैंने MSW किया, मास्टर इन सोशल वर्क। उसके बाद मैंने PhD किया है सोशल सेक्टर में ऑन ट्रांसजेंडर्स। सो आई हैड कंप्लीट माय PhD, और नाउ आई एम डॉक्टर सलमा खान, यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ। जी। मैम, जब आप वहाँ से निकली 15 साल की उम्र में, जब आप कह रही हैं कि ट्रेन में धक्के खाए आपने एक वक्त के खाने के लिए, तो आप वहाँ पे आप रह कहाँ रही थी? उस टाइम पे क्या हुआ? किसने आपको पनाह दी? आप कहाँ पर रही? आपने कहा कि आपका मन करता था ताली बजाने का। तो मैं ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना चाहती हूँ, क्या ये फीलिंग नेचुरल होती है?
ताली बजाना तो देखिए, क्योंकि हमारा आक्रोश होता है हाँ और ताली हमें ताली बजाने की वजह से तो घर से निकाल दिया जाता है कि भाई ये तो ताली पीट के पूरा नाम खराब करे, पूरे खानदान का नाम खराब हो रहा है। तो फिर हम ताली पहनेंगे, ताली बजाएंगे, साड़ी पहनेंगे, तो ये सब चीजें आपको एक्सेप्ट नहीं है। और ताली जब बजाते हैं हम लोग तो लोगों को दुआएं देने के लिए भी बजाते हैं, और जब हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं तब भी हम ताली बजाते हैं, और जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी हम ताली बजाते हैं। आप हमको हिजड़ा बोलोगी तो हमें बुरा लगेगा कि आपने मुझे हिजड़ा बोला, लेकिन अगर हम एक दूसरे को बोलती है अरे चल हिजड़ी तो ऐसा बोल रही है, तो वो हम बुरा नहीं मानते, बिकॉज वी आर कम्युनिटी। And what is a community? What is the LGBTQI? We are talking about community. Right. What is a community? Community is a part of society and system, and society should understand what is a community. We are also human beings, so we also have our human rights. So why you people are not accepting? Why you people are not giving rights to them? लेकिन ये क्यों होता है? अच्छा, मैं एक और मेरा सवाल है जो मुझे ऐसा लगता है ये इस युथ को नहीं पता है, और मुझे लगता है शायद पहले की भी युथ को ये बहुत सालों से लोगों को नहीं पता है कि अगर कोई किन्नर है तो पैदा होने पे ये पता कैसे चलता है उनके प्राइवेट पार्ट एक नॉर्मल मेल और फीमेल की प्राइवेट पार्ट से अलग कैसे है। ये बहुत मुझे लगता है शायद ये 70% लोगों को दुनिया में पता ही नहीं है। क्या डिफरेंस है उनके प्राइवेट पार्ट में मेल और फीमेल से? आप इंटरसेक्स बेबी के बारे में ही बात कर रही है, यानी हम लोगों के बारे में आप जी, बोल रही जी। है। तो हमारा देखिए ऐसे होता है, और मेल और फीमेल के दोनों के ही जैसा होता है। हम्म तो उसके बाद डॉक्टर बताता है कि ये इंटरसेक्स बेबी है। तो 18 साल के होने तक हम उसे जैसे उसकी इच्छा है वैसे ही पालना चाहिए। फिर आप 18 साल के बाद उसको अगर मेल बेबी बनना है या फीमेल बेबी बनना है तो वो सर्जरीज अब होने लगी, पहले ज़माने में नहीं थी। तो लोग डर जाते थे, ऐसा बच्चा हो गया, हिजड़े को जन्म दिया, कैसी माँ है, आपने हिजड़े को जन्म दिया, हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया, हमारे वंश का ये क्या किया। लेकिन वो पैदा होने वाले बच्चे को नहीं पता रहता है कि वो किसके गोद में पलने वाला है, किसके पेट में जन्म लेने वाला है, कौन सी जाति में जन्म लेने वाला है, कौन से घर में वो आने वाला है, ये उसके पता नहीं होता है, उसके पास उसका बायोडाटा नहीं होता है। जी। तो उसका प्राइवेट पार्ट मैम दोनों होता है, लाइक मेल और फीमेल दोनों का हाँ। प्राइवेट, और वो चाहे तो बाद में सर्जरी करा के हाँ, चेंज करवा सकता है। अब ऐसा मेडिकल साइंस Okay. ऐसे बोलता है, क्योंकि अब तो मेडिकल बहुत आगे, मेडिकल मिशनरी इज वेरी स्ट्रांग नाउ। तो अब मेडिकल ऐसे बोलता है, लेकिन पुराने जमाने में तो ये सब नहीं था। हाँ पहले तो डिलीवरी घर में ही होती थी, जी। अब हॉस्पिटल्स में होने लगी। ओके। तो मैम अगर कोई बच्चा है और जिसको जो ऐसा हुआ है बायोलॉजिकल तौर पर, तो अगर वो बड़ा होता है और वो चाहे कन्वर्ट करके, तो वो अगर ना चाहे तो वो आप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है। वो नॉर्मल लड़का या लड़की बन के पूरी जिंदगी बिता सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। ओके। तो और- तो वो उसकी चॉइस हो जाती है पूरी हाँ। तरीके से। मैम जैसे अभी आप कह रही थी कि अगर बाहर का कोई हिजड़ा बोले तो बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है? अगर किन्नर बोले तो वो एक किन्नर भी आप हिजड़ा ही बोल रही हो मुझे, लेकिन आप थोड़ा रिस्पेक्ट से बोल अच्छा, रही हो। ठीक है। अभी हिजड़ा बोल रही हो, इट मीन्स आप मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही हो ओके। एक तरीके से। लेकिन लोग तो हमें वही नाम से ये ज्यादा वैसा करके ही हो जानते गया हैं। बाप और पिता। पिता बोलो तो रिस्पेक्टफुल है, बाप बोलो तो थोड़ा बदतमीजी वाला है। हाँ, ठीक है, ठीक जी। है, ओके। अच्छा मैम, ये जानना चाहते कि फिर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई जब आप एक आपको पनाह मिली नन, फिर आपने फिर अपनी पढ़ाई फिर कौन सी एज में शुरू की, मतलब कितने गैप के बाद आपने शुरू की? देखिए 1986 में मैंने घर छोड़ दिया था। हम्म उसके बाद में मैंने 1-2 साल के बाद में फिर से पढ़ाई स्टार्ट की। हम्म स्टार्ट करने के बाद में मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद में MSW हुआ, मास्टर्स हुआ टाटा IIT में, और उसके बाद में मेरा PhD कंप्लीट हुआ। फिर हमने सोचा कि भाई जब
महिलाओं के लिए सब कुछ है, पुरुषों के लिए सब कुछ है। महिला प्रधान समाज होने की वजह से महिलाओं को सब अधिकार है, पुरुषों को सब है। तो हम हमारी समाज के लिए क्यों ना कुछ करें। तो फिर हमने किन्नर ट्रस्ट ये रजिस्टर की और इसमें लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया और ये कारवा चल पड़ा। फिर हमने एक शेल्टर होम की मांग की सरकार से। फिर शेल्टर होम इसलिए मांगा क्योंकि ओल्ड एज ट्रांसजेंडर जो रास्ते पे रहते हैं, जो जिन्हें रोजगार सुविधा नहीं है, अन्न वस्त्र निवारा तीनों ही चीजें बहुत जरूरी है जिंदगी में। सिर्फ आपको भूख लगती है ऐसा नहीं है, भूख हमको भी लगती है। आपको चोट लगती है ऐसा नहीं है, चोट हमें भी लगती है। बस आप हमारे दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। आपने जो एक मेंटेलिटी बना रखी है, विचारधारा, उसे आप तोड़िए, उसके आगे आप जाकर देखिए। आज ट्रांसजेंडर्स डॉक्टर्स है, पुलिस है, ट्रांसजेंडर्स आज बैंक में काम कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स आज पॉलिटिक्स में है, और ट्रांसजेंडर्स को आप देखोगे मीडिया में है। हर क्षेत्र में आपको थोड़ा थोड़ा हमारा रूप नजर आएगा। अब मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी और आपने ये जर्नी तो आपने बहुत आगे की बताई है। मैंने एक देखा था जिसमें आप कह रही थी कि आपके साथ फिजिकल अब्यूज भी हुआ है, लाइक रेप करने की कोशिश भी की गई है। ये कब की बात है? ये ड्यूरिंग पैंडेमिक कोविड का टाइम था और कोविड के टाइम पे ये हम अभी की बात है? हाँ 2020 की बात है। तो हम लोग राशन बांट रहे थे कोविड में लोगों को, और माइग्रेट लोगों के लिए हेल्पेज इंडिया हम लोगों को रोज 200 खिचड़ी के पैकेट्स देता था। तो हम लोग 50 ट्रांसजेंडर्स 100 ट्रांसजेंडर्स लेने के बाद, आजू बाजू वाले लेने के बाद बच जाता था। तो हम लोग बिस्लेरी की छोटी बॉटल लेके, और जो माइग्रेट लोग जा रहे थे, जो चल के जा रहे थे कोविड की वजह से, क्योंकि पहला 1 दिन का लॉकडाउन लगा, उसके बाद में 1 हफ्ते का लगा, उसके बाद में वो महीनों में बदल गया। तो कोविड के टाइम पे फिर हम लोग लोगों तक राशन पहुंचा रहे थे 70 से 80 हजार ट्रांसजेंडर्स को और जरूरतमंद लोगों को, और अड़ोस पड़ोस की विधवा महिला, अपंग महिलाओं को हम राशन दे रहे थे। तो हमारे वहाँ पर एक हिस्ट्री शीटर ने घुस के और जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने की कोशिश नहीं की तो बलात्कार किया। और जब बलात्कार होने के बाद में मैं अपनी शिकायत लेकर पुलिस में गई, तो पुलिस ने मेरी सुनने के लिए 1 महीना लगाया, और 1 महीने के बाद उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की, जबकि सब विटनेस थी, सीसीटीवी थी। तो फिर उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की। एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए उन्होंने 1.5 महीना लगाया, 1.5 महीना लगाया। 1.5 महीने के बाद एक्यूज को अरेस्ट किया, और 2-2.5 साल के बाद उसको बेल दे दी गई। अब वो बेल पे बाहर है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपकी मदद नहीं की गई? देखिए, मैं तो फिर भी हिम्मत वाली थी क्या, मैं पुलिस स्टेशन तक गई। लोग तो पुलिस स्टेशन जाने से भी डरते हैं, क्योंकि पुलिस इतने सवाल करती है। कई समय पे वो बोलते हैं कि आप तो छक्का है, आप तो हिजड़ा है, आपका कैसे रेप हुआ, चलो चलो निकलो इधर से, बाहर जाओ, लाठी से मारेंगे, डंडे से मारेंगे। क्यों? वो ड्यूटी कर रहे हैं ना, उनकी जवाबदारी बनती है ना कि किसी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। पुलिस को, पॉलिटिकल लोगों को, डॉक्टर्स को, और स्कूल में, कॉलेजेस में लोगों को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द ट्रांसजेंडर एंड वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो आप हमारे ऊपर अत्याचार होता हुआ देखकर, मेरी कितनी सारी बहनें हैं जो रेप की विक्टिम हैं, जो मर्डर की विक्टिम है, जिनके ऊपर प्राण घातक हमले हो गए, या कितने जन तो मर चुके। तो मर्डर को भी वो लोग एकदम नॉर्मली देखते थे, छक्क्याला महिला, छक्क्याचा मर्डर झाला तिकडे असं झाला, अरे। बट आप अगर एक महिला के साथ बलात्कार होता है तो पूरा देश आक्रोश में आ जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा होने से आप उसको ऐसी आम बात समझते हैं। आप ये देखते हैं कि अरे ये तो छक्का है, इसका क्या ऐसा है। तो पुलिस को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और वो काम कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी है। हमारे ऊपर दया और सहानुभूति ना दिखाए। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपने हकों पे आ रहे हैं आपके पास में, तो आप वर्दी की धोस ना जमाइए। आपका इतना बड़ा किन्नर माँ ट्रस्ट है, आप इतने साल से चला रही हैं, इसके बावजूद आपकी नहीं सुनी गई।
नहीं सुनी, जल्दी नहीं सुनी, क्योंकि ये और सेक्सुअल असोल्ट का मैटर था। और जो लोग जिनका कोई नहीं है, उनकी कितनी सुनते होंगे, उनकी तो और ज्यादा सुनते होंगे। दिस इज वेरी शॉकिंग। यस, मैं उसके बाद 6 महीने तक डिप्रेशन में चली गई थी कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। और ज्यादा डिप्रेशन मेरे को, देखिए बलात्कार हो गया वो तो 1 घंटा 2 घंटे का 10 मिनट का काम होता है लोगों के लिए, लेकिन फिर उसका डॉक्टर जब बलात्कार करते हैं, डॉक्टर जब वो पंचनामा करते हैं, फिर पुलिस जब वो पंचनामा करती है, और फिर कोर्ट भरी कोर्ट के अंदर गुप्त अंग का पंचनामा सार्वजनिक होना, ये बहुत दुखद बात है, बहुत तकलीफ भरी बात है, बहुत सवालों से गुजरना पड़ता है। और हम जैसे लोगों के साथ में, जिसे फैमिली का सपोर्ट नहीं है, जिसे सोसाइटी का सपोर्ट नहीं है, सिस्टम का सपोर्ट नहीं है, तो हम लोगों की सुनिए, समझिए। अभी मेरी तो बात दूसरी हो गई कि चलो हमारे अड़ोस पड़ोस ने सबने गवाही दी, सीसीटीवी था, तो उन्होंने वो एफआईआर दर्ज तो की। अभी कितनी बार हमारी ट्रांसजेंडर्स बहनें जाती है तो उल्टा उनको ही मार के भगा दिया जाता है कि चलो चलो इधर काम बढ़ाने के लिए आए, तुम लोग ये करने के लिए आए। एक मिनिस्टर को हम मिलने को जाते हैं, मिनिस्टर हम लोग उसको थैंक्स करने के लिए जाते हैं बुफे लेके फूलों का, वो उसके असिस्टेंट को धीरे से बोलता है, छक्कड लोकांना कोणी बोलवलं, कशाला आले, तुम्हाला अक्कल नाही का, तुम्हाला वेळ नाही का, छक्कड लोकांना कशाला सोडलं। अरे आप एक मिनिस्टर हो, आप बोल रहे हो हमारे लिए ये करना है, वो करना है, हेन करना है, तेन करना है, और आप हमसे मिलने के टाइम पे ऐसा बिहेव रख रहे हो, तो आपकी मेंटेलिटी क्या है हमारे बारे में, आपकी सोच क्या है हमारे बारे में। इसको बोलते हैं सिर्फ कागज पे मेल और जमीनी हकीकत पे खेल। तो आप जमीनी हकीकत पे लाभ नहीं दोगे। और पुलिस को भी मैं आपके चैनल से बोलना चाहती हूँ कि वो जब ट्रांसजेंडर्स के बारे में कोई भी बात होए तो उन्हें इंसान समझे। आप लाठी का जोर आजमाओ मत, लाठी का जोर अगर आप आजमाओगे हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम धरना देंगे। अगर आप जबरदस्ती का लोगों को परेशान करोगे, आपको समझ में आना चाहिए क्या ये भी इंसान है। नहीं नहीं, ये तो लड़की थोड़ी है, तो छक्का है। अरे भाई छक्का है तो क्या, छक्का क्या रास्ते पे पड़ा हुआ खिलौना है जो कोई भी फूलों की तरह उसे तोड़ के चला जाएगा। क्या पुलिस भी बदतमीजी करती है? बहुत ज्यादा, सभी पुलिस करती है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। कुछ बड़े बड़े अधिकारी अच्छे लोग हैं जो बहुत इज्जत से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, हमारे साथ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, बट कुछ पुलिस ऐसे होते हैं जो इंसान नहीं समझते। बट मैम, आप लोक अदालत की पैनलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपको सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित गोल्ड में, इतना बड़ा नाम होकर इस तरह से ट्रीटमेंट अगर मिले तो हैरान करने वाली चीज़ें हैं। तो ये आप सोचिए कि जब मेरे साथ में ऐसा, तो आम ट्रांसजेंडर्स के साथ क्या होता होगा। वो गाजर मूली की तरह उनके साथ क्या बिहेव करते होंगे, लाठी चार्ज करते होंगे, मारते होंगे, भगा देते होंगे, चलो चलो चलो, पानी नहीं देते होंगे पीने के लिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी, इनको मेल वार्ड में एडमिट करना है, फीमेल वार्ड में एडमिट करना है, क्या तुम लोग का है, तुम लोग को कैसा ये है, ऐसा सब ट्रीटमेंट होता है। हमारे किन्नर को हमें एडमिट करना था हॉस्पिटल में, और मैं ऑन रिकॉर्ड किसी का नाम नहीं लूँगी, बट उसको एडमिट करना था। तो हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, मैटर क्रिटिकल था, और उसको ब्लडिंग हो रही थी इंटरनल पार्ट्स से। तो हम एडमिट करने के लिए गए तो यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है। बेड अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या किया जाए, तो हम एडमिट नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, साइन हॉस्पिटल की बात है। तो हम लोग रात को 250 किन्नर वहाँ पर जमा होके प्रोटेस्ट किए। तो वहाँ पर मीडिया के लोग आए, फिर उन्होंने वहाँ पे उस ट्रांसजेंडर को एडमिट कर दिया, तब जाके उसका वो ब्लीडिंग बंद हो गया। तो हमें अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और फिर आप बोलते हैं कि ये लोग ताली बजाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। अरे हमें ताली बजाने पे मजबूर आप लोग करते हो। ओके मैम, आप लोगों ने किसी मिनिस्टर या इसके
कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते जब ऐसी सिचुएशन होती है? तो क्या उनकी तरफ से किसी तरह की मदद की जाती है? हाँ देखिए, सभी मिनिस्टर ऐसे नेगेटिव सोच वाले नहीं होते, कई समय पे बहुत सारे पॉजिटिव सोच वाले भी होते हैं। तो हम बहुत सारे मिनिस्टर्स के पास गए, इवन हम गवर्नर के पास गए कि भाई देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने भी कहा, राष्ट्रपति के पास हमने अपील की, उन्होंने भी वहां से लेटर भेजा, कलेक्टर ने भी वहां पे से लेटर भेजा, बाद में बहुत सारे जनों ने सपोर्ट किया। लेकिन उतनी देर के लिए तो 1 महीना मुझे सफर करना ही पड़ा ना। उसके बाद सवाल जो हुए 1 महीने में, वो सवाल मुझे डिप्रेशन में लेकर गए 6 महीने तक। अभी आप मुझसे पूछ रही थी थोड़ी देर पहला कि ये ट्रेन में आते हैं, ये सिग्नल पे दिखते हाँ, हैं। मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी अभी कि किन्नर लोगों को लेकर लोगों के समाज में ना एक अलग पिक्चर बनी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर हम सिग्नल्स पे देखते हैं, ट्रेन में देखते हैं, और लोग डर जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इनको पैसा दे दो और नहीं तो श्राप दे देंगे। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये मतलब एक एग्रेसिव उनकी इमेज है, डर भी जाते हैं। और सिग्नल पे कुछ लोग आते हैं तो लोग एक्चुअली में डर जाते हैं। एक अलग इमेज बनी हुई है। कई बार मैंने ट्रेन में भी देखा है कि वो तो पिक्चर पैसे दो नहीं तो हम साड़ी उठा देंगे। तो कभी सॉफ्ट साइड भी देखा हुआ है, बट एक अलग इमेज है। तो मैं उस इमेज के बारे में जानना चाहती हूँ। यूजुअली वो एंगर में दिखते, हमेशा गुस्से में भी दिखते, तो मैं उस इमेज के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, हमें जब घर से निकाल दिया जाता है या हम घर छोड़ के भाग जाते हैं, तो उस समय पे हमें कोई सहारा नहीं होता है। सहारा नहीं होने के कारण हम इस कम्युनिटी में चले जाते हैं। तो फिर इस कम्युनिटी में जाने के बाद हम लोगों के घर शादी बच्चा होता है तो वहां पर जाते हैं। हमारा समाज मंगलमुखी समाज कहलाता है। आपके शुभ कार्य में हम आते हैं, आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। आपके घर से जो आटा चावल मिलता है वो लेकर हम लोग खाते हैं। और सिग्नल पे भी कुछ हमारी बहनें जाती है और ट्रेन में भी जाती है। कई समय पे हम उन्हें सेक्स वर्क जैसी जगह पे देखते हैं। तो ये सब की जवाबदारी किसकी है? हमारे माँ बाप की, भगवान की, या आप लोगों की? तो मैं समझती हूँ ये सब जवाबदारी सरकार की है। सरकार ने देश स्वतंत्र होके 78 ईयर्स आर रनिंग नाउ। आप हम लोगों के लिए क्या पॉलिसीज बनाई है आपने, क्या योजनाएं बनाई है आपने? क्या उनके लिए आपने कोई शेल्टर होम बनाया है, कोई पेंशन स्कीम बनाई है आपने उनके लिए? क्या स्वयं रोजगार के बारे में कुछ उनके सोचा है, या आपने उनको कभी कुछ एजुकेशन के लिए उनके लिए सोचा है? अगर आप सोचते तो आज हम सड़क पे आपको नहीं दिखते। एग्रेसिव होना, कई समय पे देखिए कुछ ऐसे भी रहते हैं जो फेक होते हैं, जो हमारा भेष बना के लोगों को परेशान करते हैं। और एग्रेसिव होना मतलब वो डिप्रेशन की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन के वजह से वो थोड़ी सी तालियां बजाते। पर कई समय पे हम ये भी देखते हैं कि वो बहुत दुआएं देते हैं, बहुत तुमको इंटरटेनमेंट करते हैं, नाचते गाते हैं, खुश होते हैं, आपका दिया हुआ पैसे से वो उनका घर चलाते हैं। और जब हाईफाई सोसाइटी में हमें कोई घर नहीं देता, नहीं देता है, तो हमें स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में रहना पड़ता है, जहाँ पे ट्यूबर क्लासेस के हम शिकार हो जाते हैं। गुंडे कितना मोलेस्ट करते हैं, आते जाते रेप जैसी घटनाएं हो जाती है और उनके ऊपर अटैक हो जाते हैं, एसिड अटैक हो जाते हैं, फिर जिसके कारण उनको HIV से वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, फिर ट्यूबर क्लासेस से वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और आप हमें अच्छी सोसाइटी में चांस क्यों नहीं देते हो? आप हमें स्लम एरिया में रहने के लिए आप बोलते हो कि ये लोग हमारी सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। अभी हमारी एक ट्रांसजेंडर है जो बार्कलेज बैंक में काम करती है, और उसका घर, उसके माँ बाप ने उसके घर दिया है कलवा में कि भाई तुम यहाँ पर रहो। अब वो सोसाइटी वाले बोलते ट्रांसजेंडर है, आप यहाँ नहीं रहने का, उसकी लाइट काट देते, उसका पानी का लाइन बंद कर देते, जबकि वो मेंटेनेंस देती है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मैम, आपकी जो संस्था है वो किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है?
किन्नरमा ट्रस्ट जो है वो ट्रांसजेंडर के फंडामेंटल राइट्स पर काम करती है, उनके मेडिकल मिशनरी के साथ में काम करती है, और किन्नरमा ट्रस्ट उनके अधिकारों को लेकर काम करती है, उन पे होने वाले अत्याचारों पे उन्हें न्याय मिला के देने का काम करती है। किन्नरमा ट्रस्ट ऐसे बहुत सारे काम करती है। किन्नरों को हर महीने के चौथे शनिवार को हेल्थ कैंप लगाती है हेल्पेज इंडिया के साथ में, और राशन देती है हर महीने की 4 तारीख को, जो हैंडीकैप ट्रांसजेंडर है, जो ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्टेड है, जो HIV के इन्फेक्टेड है, और आजू बाजू वाले विधवा महिलाओं को भी राशन वगैरह बांट। तो इसमें आपकी कोई मदद बाहर की तरफ से? बाहर की तरफ से आती है। मैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारा कोई प्रोजेक्ट, मतलब हम लोगों कोई नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो जैसा आपने कुछ डोनेशन दे दिया, इन्होंने कुछ डोनेशन दे दिया, ऐसे ड्यूरिंग पैंडेमिक में भी ऐसे ही हुआ। हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कोई राशन, कोई सुविधा नहीं मिली, खाली वैक्सीनेशन कैंप उन्होंने एज अ ट्रांसजेंडर स्पेशल लगाया था, जिसके अंदर हमारे ट्रांसजेंडर्स को वैक्सीन फ्री में मिल रही थी, और राशन उनकी तरफ से हमें नहीं मिला। लेकिन आई फील वेरी प्राउड कि जब मुझे महाराष्ट्र के लोगों ने फोन किया कि खाने को है क्या, भूखी तो नहीं हो, राशन दे क्या। कई बार कोई ने 300 जन का राशन दिया, कोई ने 200 जन का राशन दिया, किसी ने 50 जन का राशन दिया। और मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने महामारी में हमें भूखमरी से मरने नहीं दिया, लोगों को राशन अन्न जी, पहुंचाया। आप मेंशन कर रही थी कि आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने भी शायद हेल्प की थी। हाँ, उन्होंने भी दिया। उन्होंने हमें एक मैकबुक भी दी, और जैकलिन फर्नांडिस वो बहुत अच्छी है, बहुत उनका योलो फाउंडेशन है, एंड शी सपोर्ट पीपल, बहुत सारी मदद करी है। निदर्शना गोहानी जी ने भी बहुत सारी मदद करी है, रिलायंस फाउंडेशन ने मदद करी है, द ललित होटल वालों ने मदद करी है राशन के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट से NISD से हम लोगों को 2 बार 1500 रुपये दिए गए, 2 बार। और जिनके पास अकाउंट था, आधार कार्ड था, उनको दिए गए। जिनके पास अकाउंट नहीं था, उनको एक कार्ड दिया गया कि आप जाके दुकान से राशन ले लो। बॉलीवुड में आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, मैंने सुना है। सलमान खान से भी काफ़ी अच्छा है, कुछ स्टोरीज जानना चाहेंगे? हाँ, सलमान खान से भी अच्छी बातचीत है, और जैकलिन जी से भी मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। इवन मुझे दीपिका जी एक बार मिली, तो जब मेरे यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे, तो बोले जरा मुझे फिल्म सिटी लेकर चलो, तो मैं लेकर गई फिल्म सिटी में। तो जब वो पिक्चर उनके आ रही थी, ओम शांति ओम, सो उन्होंने सर में से रोल लगा के रखा था, और हम लोग जब गए तो शाहरुख खान का वो गाना चालू था, ओम शांति ओम। तो शाहरुख खान ने तो हम लोगों से मना कर दिया मिलने के लिए, लेकिन दीपिका पादुकोण की पहली पिक्चर थी, तो वो हम लोगों से मिलके बात करी। बोले मैं एक ये पिक्चर की हीरोइन हूँ। हमने कहा नहीं, आप हेयर डिजाइनर हो, आप हेयर ड्रेसर हो। नहीं 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 नहीं, मैं हीरोइन हूँ इस पिक्चर की। फिर अब जब मैंने देखी उनका बाजीराव मस्तानी ये और वो पद्मावती, तो मैंने सोचा नहीं, ये वही हीरोइन है, आज देखिए। सलमान खान से कब मुलाकात हुई आपकी? आपके अंधेरे में सिटी मॉल है ना, उसमें उनका बीइंग ह्यूमन का वो प्रोग्राम था, उसमें मिली। और बहुत बार ऐसा संग दिल सनम पिक्चर की शूटिंग के टाइम पे भी मिली। और वैसे मैंने बहुत सारी पिक्चरों में भी छोटा मोटा काम किया है। जैसे भी आप आंखें पिक्चर देखोगी गोविंदा और चंकी पांडे की, उसमें गाना है चौखट पे तुम्हारे हम दम तोड़ जाएंगे, उसमें भी मैं हूँ। और सड़क पिक्चर में भी मैं हूँ। जब संजय दत्त पूजा भट्ट को लेकर भाग जाता है, तो उसको पकड़ के उसके दोस्त को लाके जब महारानी टांग तोड़ती है, तो उस वक्त हम लोग नाचते मोरा नादान बाल माना जाने जी की बात। तो ऐसे छोटे मोटे रोल हमेशा किए हैं। जी जी मैम, जब भी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो आप लोग आशीर्वाद देने जाती हैं, तो क्या बॉलीवुड सेलेब्स भी आप लोगों को बुलाते हैं? आपको एक्सेस होता है वहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल, उनके भी घर पे वही, हम लोग सबको एक ही नजर से देखते हैं। हम लोग मंगलमुखी लोग हैं। तो अगर एक्टर के घर में बच्चा हो गया, चाहे इंस्पेक्टर के घर में बच्चा हो गया, चाहे मिनिस्टर के घर में बच्चा हो गया, शादी हो गई, तो हम आएंगे जरूर।
एक्सेस मिल जाता है आपको। हाँ, आप हमें पता चल जाता है, हम लोग आएंगे जरूर। हम्म, आप भले हमें आप कुर्सी पे मत बिठाओ, हम आपके जूतियों में बैठेंगे, लेकिन हमारा नेग हमें दो। अच्छा, बॉलीवुड की बात हो रही है तो हमने देखा है कि बॉलीवुड में किन्नर समाज को एक अलग ही रूप में दिखाया गया है और उसमें भी इतना रिस्पेक्टफुल नहीं दिखाया गया। उस वजह से मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में ना, क्योंकि बॉलीवुड का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता ही है लोगों के दिमाग में, तो अब जाके हो रही है। जैसे ताली मूवी आई सुष्मिता सेन की, वो काफ़ी अच्छी थी, बट ज़्यादातर के 99% मूवीज़ ऐसी अच्छी नहीं होती है। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ और मूवीज़ बनानी चाहिए या फिर थोड़ा अच्छे लाइट में दिखाना चाहिए, इस समाज को कुछ मैसेज देना चाहिए? देखिए, पिक्चर्स तो है कि लोगों को जब तक मसाला पिक्चर में मिलेगा नहीं तो पिक्चर ज्यादा चलेगी नहीं। तो वो लोग हमेशा ट्रांसजेंडर्स को एक नेगेटिव रोल में दिखाते। जब आप बात कर रहे हैं ताली की, तो ताली जिसके ऊपर बनाई गई है वो भी मेरी चेला है, गौरी सावंत। और दूसरी बात, तमन्ना नाम की एक पिक्चर है जिसमें ट्रांसजेंडर्स का वो ऑफ हो गई, बुड्ढी ट्रांसजेंडर, उसके बारे में दिखाया गया। मेकअप आर्टिस्ट थी वो, उसने बच्चा पाला था, वो दिखाया गया है उसमें। और बाकी तो जैसे अभी हम ताली देख रहे हैं वैसे ही हमने अभी हड्डी पिक्चर देखी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। तो दोनों में अलग अलग चीजें दिखाई गई है, एक में नेगेटिव दिखाया, एक में पॉजिटिव दिखाया। और ताली सिर्फ जियो पे दिखाकर वेब सीरीज दिखाकर नहीं होगा। ताली पार्लियामेंट में बजनी चाहिए, ताली संसद में बजनी चाहिए, हमारे एमपी होने चाहिए, हमारे एमएलए होना चाहिए जो हमारे मुद्दों को सरकार के सामने रखे। हम सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि हम जब हमारे सीएम से मिलने जाते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अभी उनके पास है, तो हमारा कुछ भी काम होता है तो हम लोग उनके पास जाते हैं, तो उनके पास समय नहीं होता है हम लोगों से मिलने के लिए। और बाकी जो मिनिस्टर मिलते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ, आश्वासन देते हैं कि हम करेंगे। अभी तक हमारा वेलफेयर बोर्ड के बारे में उन्होंने पूरा तरीके से स्टैब्लिश नहीं किया है। और 2018 में 8 जून को जो उन्होंने वेलफेयर बोर्ड बनाया था, उसके बाद सरकार चेंज होने के बाद में वो बोर्ड भी चेंज कर दिया गया। अभी तक वो बोर्ड एक्टिव भी नहीं है और दूसरा बोर्ड उन्होंने बनाया भी नहीं। ट्रांसजेंडर समिति बनाई लेकिन उसमें ट्रांसजेंडर नहीं है, उसमें टीचर्स डॉक्टर्स सब हैं, बट ट्रांसजेंडर्स को हैज अ गेस्ट बोल के बुलाते हैं, मीटिंग अटेंड हो जाएगी तो चले जाओ बोलते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं, वो मन की बात जब करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। उनका 100 एपिसोड होने के टाइम पे मैं गवर्नर हाउस में, मुझे बुलाया गया था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, मैं गई थी जहाँ पे माधुरी दीक्षित थी, रोहित शेट्टी थे और बहुत सारे सेलिब्रिटी थे, शाहिद कपूर वगैरह। तो अच्छी बात है मन की बात करना, लेकिन हमारे अधिकारों की बात कब करोगे? हमारे मन की बात आप कब सुनोगे? हमारी समस्याओं को आप सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो समाधान निकलेगा नहीं। तो मैम क्यों, मतलब क्या प्रोसेस आप लोग को आप अप्रोच करते हैं, बीच में बातें कहाँ अटक जाती है, क्यों ऐसा लगता है आपको? कहाँ, कौन बीच में रोड़ा बन जाता है? मिनिस्टर खुद नहीं चाहते हैं या बीच में लोग ऐसे होते हैं? शायद आपकी सोच, अच्छा। आपकी मेंटेलिटी। अभी जैसे, अभी एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। अब जैसे हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर्स को पुलिस भर्ती में ले लो, तो पुलिस भर्ती में लेने के टाइम पे आपने क्या कहा कि भाई हमारे पास कोई जीआर नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है कि हम किस बेसिस पे इनको रिजर्वेशन दे। तो हमारे 70 किन्नर बहनों ने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा। अच्छा। फिर उन्होंने 16 जन ने उसमें फिजिकल और लेखी दोनों एग्जाम्स दिए। 16 में से शॉर्टलिस्ट करके उन्होंने 4 जन को लिया, 4 में से उन्होंने 01 को भी नहीं लिया। ओके। नीलबट्टा सन्नाटा। तो हमने पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों नहीं लिया उनको? सुदे सेठ, हमारे पास कोई जीआर, कोई पॉलिसीज नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके अंदर हम इनको ले सकते हैं। तो हमने कहा अच्छी बात, अगर आप नहीं ले सकते तो फिर तमिलनाडु में ये पुलिस कैसे बन गए?
छत्तीसगढ़ में ये पुलिस कैसे बन गए? जब अदर स्टेट में वो पुलिस बनते हैं, तो अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास में कोई पॉलिसीज नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लो। राइट। तो दे हैव टू डू। अब आपको करना ही नहीं है, हम तो तैयार है समाज के मुख्य प्रवाह में जुड़ने, आप जोड़ के लेने ही तैयार नहीं है। तो आप बताइए कि मैं तो ये सोचूंगी कि आपके सिर्फ शब्दों में हम हैं, आपके जमीनी हकीकत में लाभ हमें नहीं देने चाहते हैं आप। आपको लगता है कि जैसे SC ST ये सब को रिजर्वेशन मिला है, अब तो कई रिलीजन में भी देने की बात हो रही है, कई कास्ट को, मराठास को, तो आपको लगता है कि किन्नर समाज को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए हर जगह, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, एजुकेशन में, हर जगह जॉब्स में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कोटा? बिल्कुल मिलना चाहिए, ज्यादा नहीं तो 1-2% तो मिलना चाहिए। और आप अगर हमें रिजर्वेशन देते हो तो आप हमारे ऊपर दया और सहानुभूति नहीं कर रहे हो, हमारे हक हमें दे रहे हो। ये एक मुट्ठी आसमान पे हक हमारा भी है, हम अपनी हक मांग रहे, भीख नहीं। तो आप सोचिए, हमारे हकों के बारे में सोचिए। आज हमें हमारे देश को है ना पीछे जाते हुए नहीं देखना है, हम हमारे देश को अमेरिका से आगे जाते हुए देखना चाहिए। हमारे देश की प्रगति हमारी प्रगति, हमारी प्रगति हमारे देश की प्रगति। आज कितनी मेरी ट्रांसजेंडर्स बेटियां हैं जो सड़क पे ऐसी रोती हुई मिली, कहाँ से मैंने सबको कहाँ से लेके आके अच्छे रास्ते पे उन्हें समझाया, सिखाया, पढ़ाया, और आज देखिए वो कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं। जैसा अब आप खुशी को जानती है, उसको देखिए, अभी आपके बाजू में जो क्विटीज है उसमें देखिए डॉक्टर समीरा है, और अभी बार्कलेस बैंक में आप देखिए, उसमें बैंक में काम करे, लंदन बैंक में ट्रांसजेंडर्स। तो हमारी एक ट्रांसजेंडर है जो फोटोग्राफर जर्नलिस्ट है, और अभी हमारी ये हर्षा को देखिए, ये मीडिया की पढ़ाई कर रही है, इसको जर्नलिस्ट बनने का बहुत शौक है। अब हमारा 6 पैक बैंड देखिए, यश राज जी ने बनाया हुआ, जो इंडिया को फ्रांस में रिप्रेजेंट कर आए हैं। वो भी मेरी बेटी है जो कपिल शर्मा के शो में आई थी। आप सीट बेल्ट के एडवर्टाइज देखिए, वो भी हमारे किन्नरमा ट्रस्ट की टीम है। तो ऐसे किन्नरमा ट्रस्ट हमेशा छोटी छोटी चीजों को लेकर काम करती है, और छोटी छोटी चीजों से ही चीजें बड़ी होती है। मैम, मेरा एक सवाल था कि ये किन्नर है या नहीं है, इसके लिए क्या कोई टर्म्स है कि कानून में क्या क्योंकि कोई भी तो कहे कि अगर मैं किन्नर हूँ तो उसको कैसे कहे कि ये किन्नर है या नहीं है। जैसे रोड पर तो वो सारे फेक जो रहते हैं वो पैसे मांगने के लिए, बट अगर आप जब कोटे की बात कर रही हैं और इस तरह की, तो उसमें तो क्या टर्म्स है उसमें? देखिए, सभी फेक होंगे मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ परसेंटेज जो है वो शायद हमारा भेष बना के भी कुछ करते होंगे, और उनको रोजगार नहीं होगा तो वो हमारा भेष बना कर करते होंगे। लेकिन कुछ तो हमारे 80% तो ट्रांसजेंडर होते ही है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि कोई व्यक्ति जो अपना नाम इना मीना डिका बताता है तो उसे इना मीना डिका मान लिया जाए, मतलब वो एज ए ट्रांसजेंडर करके उसे मानना चाहिए। अब हमारा समाज क्या बोलता है? हमारे समाज में जब तक जिसकी नाक छिदी हुई नहीं होगी तो हम उसे पूर्णपनी किन्नर नहीं मान सकते। अच्छा, अगर किन्नर करके, और ऐसे तो थर्ड जेंडर का जो है वो ट्रांसजेंडर्स का एक अम्ब्रेला है, राइट, जिसमें MSM है, जिसमें गे है, जिसमें जोक्तास है, जिसमें बहुत सारे जन है, जो मिला के एक अम्ब्रेला बनता है। वो अम्ब्रेला कहलाता है ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, जैसे मेल जेंडर, फीमेल जेंडर एंड ट्रांसजेंडर। तो ऐसा एक अम्ब्रेला है। लेकिन हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऐसे रूल्स है कि जिसके अंतर्गत अगर हमारी नाक छिदी हुई ना हो तब तक हम उसे संपूर्ण हिजड़ा करके नहीं मान सकते। ओके, ये रूल है, मतलब अगर आपको ये पहचान है। अच्छा, हाँ, ये हमारी पहचान है कि क्या हम बोलते हैं जब तक आपने नाक नहीं छेदी
तब तक आपने पूरी अपने खानदान की इज्जत पूरी खराब, मतलब नाक छेद ली, मतलब उसका अभी फैमिली से वो ही नहीं रहा कि भाई उसने तो नाक छेद लिया, वो तो पूरी तरीके से किन्नर है। अगर कोई जैसे लड़का पैदा हुआ है, अगर वो किन्नर बनना चाहे तो बन सकता है ऐसे नेचुरली? क्योंकि मैंने एक मूवी में देखा था, शायद मर्डर 2 थी। हाँ, नहीं, मर्डर 2 तो देखिए, वो अपना प्राइवेट पार्ट काट लेता है और वो किन्नर बन जाता है। नहीं, ये मर्डर 2 जो है, ये पिक्चर तो एक मसालेदार पिक्चर बनाई है उन्होंने, ऐसे कुछ नहीं होता है। जो किन्नर होता है, तो मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया कि वो हाँ थर्ड जेंडर होता है, जो मेल और फीमेल दोनों का जेंडर लेके पैदा होते हैं। तो फिर वो बड़े होते होते कोई माँ बाप उसे पैंट शर्ट में पालते हैं, कोई माँ बाप उसको साड़ी पहना के सूट पहना के पालते हैं। तो जब वो बड़े होते होते दे कैन चेंज देयर सेक्स बाय मेडिकल, बाय डॉक्टर। मतलब कोई खुद से नहीं बन सकता? नहीं, खुद से कैसे कोई आदमी कैसे बन जाएगा? कोई आदमी वैसा कैसे बन मूवी में जाएगा? बता। हाँ, ओके। जो किन्नर होगा, जिसके अंदर, जैसे समझो अभी मुझे एक लड़के की तरह माँ बाप ने पाला, लेकिन मेरे अंदर औरत है, मैं अंदर की लड़की हूँ, तो फिर मैं तो अपनी ही साड़ी पहन के लाली लगा के ही खुश रहती हूँ। आप मुझे पैंट शर्ट पहनाओगी, मैं घघरा पहन के साड़ी पहन के नाचना चाहती हूँ। तो मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं घर छोड़ देती हूँ, जात छोड़ देती हूँ, समाज छोड़ देती हूँ, और सड़क पे भूखी नंगी और परेशानियों से और हरेसमेंट से घिरी हुई एक जिंदगी में चली जाती हूँ। फिर उसमें गिरती हूँ, पढ़ती हूँ, उठती हूँ, फिर चलना सीख जाती हूँ। और जब मैं चलना सीख जाती हूँ, तब लोग बोलते ही नहीं, ये तो हमारे घर की बच्चा है, लेकिन कल आपने मुझे सड़क पे छोड़ा था, तब भी मैं आपके ही घर की बच्चा थी। मैम, जब बच्चे पैदा होते हैं ऐसे, तो वो पेरेंट्स क्या उन्हें इतना अपना लेते हैं, या फिर कि इस तरह की भी स्टोरीज आती है कि बच्चों को छोड़ दिया जाता है उनके दरवाजे लाकर, या फिर मार दिया जाता है? क्या ऐसी स्टोरीज आपके, और इसमें क्या मदद कर पाते हैं आप लोग? देखिए, कई समय पे हम देखते हैं क्या, अगर पुराने जमाने में हाँ, एक बार एक लड़की घर छोड़ के अगर भाग गई, हाँ, तो माँ बाप उसका श्राद्ध कर देते हैं कि भाई तू अब हमारे लिए मर गई। राइट। लेकिन फिर 5 साल के बाद में उसके बच्चा वगैरह हो जाता, सब समझदारी हो जाती है, उनमें समझ हो जाती है, तो वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कोई माँ बाप ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो वो उसे जिंदगी भर घर में नहीं लेते, क्योंकि तुमने दूसरी जात में शादी की। बिल्कुल। अब हमारे में कैसा है, हम जाति भेदी को भेदभाव नहीं रखते हैं। हमारे में कैथलिक भी है, मुस्लिम भी है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी है, हमारे में हर एक वो जात का इंसान है। तो हम ईद, दिवाली, क्रिसमस हम सब साथ में मनाते हैं। और जैसा भी आपका सवाल था, तो देखिए पुराने जमाने में तो ऐसा होता था कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो गया तो क्या किया जाए। तो जैसे पहले कन्याओं को मार दिया जाता था कि बेटी पैदा होने से, वैसे उन्हें किन्नरों को भी मार दिया जाता था, या तो फिर उसे कचरे के पेटी में फेंक दिया जाता था, या तो फिर किसी के आपके दरवाजे पे छोड़ के चले जाते थे, किन्नरों के आश्रम के घरों के बाहर छोड़ के चले जाते थे। फिर वो किन्नर लोग उसे पाल पोस के पाल के एजुकेशन देकर वो कोशिश करते थे। हम लोगों को तो देखिए इस समाज में आने के टाइम कोई नहीं पूछा कि आप खाना खाए क्या, आप भूखे हो, आपको कपड़े हैं क्या पहनने को, आप कैसी हो। लेकिन हमारा समाज मांगे हुए में से भी लोगों को पूछता है कि आपने खाना खाया, आप इसमें से एक रोटी में आधी रोटी आप खा लो, आपको कपड़े हैं तो हम आपको कपड़े दे देंगे। क्या किन्नर समाज के औरतों को जबरदस्ती भी प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला जाता है, फोर्स किया जाता है? ट्रांसजेंडर्स को जी नहीं, नहीं, ये सब जबरदस्ती नहीं की नहीं। जाती। ये जबरदस्ती वक्त और हालात उनसे करवाती है। पेट है ना, पेट, भूख बहुत बुरी चीज है जो उन्हें वहां पर ले जाती है। उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कल HIV हो जाएगा, उन्हें पता नहीं होता है कि यहाँ पर कितने गुंडे चाकू मार के चले जाएंगे, लेकिन उनका पेट होता है,
पेट की भूख की आग क्या आगे, आप देखिए कोई सी भी आग का में आग लगी हुई तो बुझ जाएगी, लेकिन पेट की आग नहीं बुझेगी। क्या शादी भी करते हैं? शादी करते हैं लेकिन शादी को कोई मान्यता नहीं है ना। हाँ, लेकिन मतलब क्या प्यार होता है, अफेयर्स होते हैं, शादी ऐसे कुछ होती फीलिंग्स? हम लोगों से कौन प्यार करेगा, स्वार्थी जमाना है। आजकल लड़कियों के साथ में फ्लर्ट कर देते हैं, तो हमारे साथ कौन प्यार करेगा। और जब प्यार करने का ढोंग करते हैं तो दे आन अनी बाय अस। वो सोचते इजी मनी कमाने का तरीका ये भीख मांग के लाएगी, मैं 6 अंडे खा के 1 लीटर दूध पी के सो जाऊंगा। मैं भीख मांग रही हूँ, वो पलंग पे पड़ा है, मेरे से स्कूटर मांगता है, मैं स्कूटर देती हूँ, और वो मुझे लेकर उस स्कूटर पे नहीं जाएगा कि लोग हंसेंगे, शर्म आएगी, तू रहने दे। और मैं देखती हूँ चुपके पड़ोसी की लड़की वो स्कूटर पे घूम रही है। तो बताइए हमारे लिए प्यार के मायने क्या हुए। आपने किया है? नहीं, मैं तो प्यार व्यार पे विश्वास नहीं रखती हूँ। हाँ, ऐसे लोगों ने सोचा होगा, मेरे लिए प्यार के बारे में सोचा होगा, मेरे से प्यार करने को सोचा होगा, लेकिन वो उनकी उनकी तरफ से एक तरफा प्यार होगा, मेरी तरफ से नहीं होगा। तो एक को देखी मैंने कि वो एक पागल हो गया, दूसरा बेचारा वो उसके पैर पे कुछ लग गया, वो इंजीनियर था। बट मैं ये सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं थी बचपन से, क्योंकि मुझे मेरे समाज के लिए कुछ करना था। मतलब प्यार करते हैं लोग? हाँ, करते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो कितना प्यार करते और कैसा प्यार करते। क्या पता उसकी लालच पे पानी फिर गया होगा, इसलिए वो पागल हो गया होगा कि मैं मुझे इजी मनी कमाने का तरीका। उन्हें नौकरी नहीं करना पड़ेगा ना, मैं भीख मांग के लेके आऊंगी, वो आराम से घी से पराठा खाएगा। फिर एक किन्नर के प्यार का किस्सा आपको सुनाती हूँ। अभी आपने प्यार का इतना बड़ा समा बांध दिया है तो मैं सुनाती हूँ। एक ट्रांसजेंडर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उसको एक लड़के के साथ प्यार हो गया, इवन वो लड़के को भी उससे प्यार हो गया। और अब वो झूठ प्यार था, पर ट्रांसजेंडर्स की तरफ से फेक प्यार नहीं था, वो दिल से प्यार करती थी। तो दोनों जन प्यार करते थे, तो उसने बोला कि भाई गाड़ी खरीदते हैं। बोला गाड़ी खरीदते हैं तो चलो तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड दो, मेरा भी देता हूँ, चलो गाड़ी खरीदते हैं। तो किन्नर ने गाड़ी दिला दी, 7-7.5 लाख की गाड़ी दिला दी। अब गाड़ी लेने के बाद में हो गया, अब 3 महीने के बाद में उसका आरसी बुक आता है, गाड़ी दोनों के नाम पे है, गाड़ी का आरसी बुक आता है, तो वो सिर्फ बॉयफ्रेंड के नाम पे होता है, इसके नाम पे नहीं होता है। तो ये बोलती है ऐसा कैसा हुआ, मैंने तो प्यार किया था तो तेरे और मेरे नाम पे था। वो बोला भाई मैंने तो तेरे से जरूरत का प्यार किया था, ये काय का प्यार था। वो गाड़ी लेके चला गया, वो चिल्लाती हुई रह गई। तो ये प्यार है। प्यार तो एक बुखार है ना, थोड़ा देर में फिर उतर जाता है तो होश ठिकाने आ जाते हैं। मैम, आपने इतनी लोगों से मिलती, आपका इतना बड़ा जो है ये समाज, इतने लोगों के आपने, इतने लोगों का आपने भला किया है, आपने कई कहानियाँ, रियल स्टोरीज आपने देखी है। खुशी को भी आप, खुशी जैसे बता रही थी, आपको वो रोड पे मिली थी रोती हुई। आप मुझे ऐसे बारे में ऐसी कुछ स्टोरी बताइए जिसने आपका दिल दहला दिया हो, कुछ दर्दनाक स्टोरी जो आपके दिल को छू गई हो। बहुत सारी, कुछ तो हम भी जानना चाहेंगे। 2-3 दिन तक अपने को यहाँ से जाने नहीं मिलेगा, इतना सारा है, तो कितना बताऊं। कुछ कुछ हम भी जानना चाहेंगे, कुछ ऑडियंस भी जानना चाहेंगी, क्योंकि इस समाज के बारे में ऑनेस्टली कोई नहीं जानता है। हम सिर्फ देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे देखते हैं, जो कुछ नहीं पता है हमें, ऊपर से देखा है, मूवीज में देखा है। देखिए एक किन्नर है जिसके 2 भाई है और 2 बहनें हैं, और उसकी माँ मरने के बाद तीसरे ही दिन उसे घर से, जैसे उसकी माँ का मौत होने के तीसरा दिन तीजा करते हैं ना, तीसरे ही दिन उसका सामान बाहर फेंक दिया गया कि भाई अब तू यहाँ नहीं रहने का। उसके नाम शबाना है, तो उसको बोले तू यहाँ नहीं रहने का, अब तेरी जरूरत नहीं है,
क्योंकि प्रॉपर्टी में से एक हिस्सेदार कम हो जाएगा। फिर वो रास्ते पे आ गई, पड़ोसियों ने समझाया तो फैमिली सुनने को तैयार नहीं, भाई भी सुनने को तैयार नहीं, भाभी भी सुनने को तैयार नहीं। फिर उसकी एक बड़ी बहन है जिसका बच्चा मेंटली इल है, तो वो बोली जाने दे, जहाँ पे मैं एक पागल को संभाल रही हूँ वहां पे मैं एक हिजड़े को भी संभालूंगी। फिर वो अपने घर लेकर गई और वो बहन ने माँ का प्यार दिखाया और उसको संभाला। ओके। और एक जगह पे ऐसा हुआ कि एक ट्रांसजेंडर ऑफ हो गई, तो ट्रांसजेंडर को HIV भी था और उसको ट्यूबरक्लोसिस दिमाग में हो गया था, TB की गांठ हो गई थी। तो उसको हॉस्पिटल में रखा, तो उसकी फैमिली आती तो थी मिलने को, लेकिन उसको इंजेक्शंस, गोली, दवाइयाँ बिल्कुल नहीं देती थी। वो हमारे किन्नरमा ट्रस्ट की तरफ से उसको दवाइयाँ वगैरह मिलती थी। फिर उसके बाद में वो ऑफ हो गई। अच्छा, ऑफ होने के पहले उसकी माँ ने उससे सब कुछ ले लिया, मतलब जो भी उस पे था, थोड़ा बहुत कुछ भी रखा था उसका, वो सब कुछ ले लिया। और जब वो ऑफ हो गई तो बोली ये बॉडी में नहीं लेके जाऊंगी, ये बॉडी में नहीं लेके जाऊंगी। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले अगर मैं ये बॉडी लेके जाऊंगी तो मेरे जात वाले, मेरे रिश्तेदार पूछेंगे ये तो छक्का था, इसका बॉडी में नहीं लेकर जाऊंगी। तो फिर इसका जो बॉडी आप नहीं लेकर जा रहे हो तो इसकी चीजें, आप इसकी पैसे वगैरह कैसे लेकर जा सकते हैं? मतलब पैसे अगर आपको उसने फ्लैट में घर दिलाया तब आपको लोग नहीं पूछेंगे कि वो छक्का था, उसने आपको फ्लैट में घर दिलाया। जब आप उसकी बॉडी नहीं लेके जा रहे और खास करके जब माँ बोल रही है ऐसा, तो वो चीज मेरे एकदम दिल को छू गई कि बाप रे बाप, ऐसे भी होता है। हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि पुराने वक्त में इस तरह से बच्चे पैदा होते थे। आज के दौर में क्या होता है? अगर कभी ऐसा होता है तो क्या पेरेंट्स अपना लेते हैं या फिर आपने कोई ऐसी कुछ सुना? देखिए, नालसा जजमेंट के बाद में अब थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस आ गई है। 2014 के नालसा जजमेंट के बाद में तो लोग थोड़ा सा स्वीकारने लगे कि बाबा रहने दे, अगर ये ऐसा ही है तो। अभी एक किन्नर है ना, घर छोड़ के चली गई थी, कुछ 6 महीने की बात है, घर छोड़ के चली गई थी। तो घर वालों ने कहा कि ये तो किन्नर लोग इसको लेकर चले गए, किन्नर लोग लेकर चले गए। तो हमारे लोग बोले कि किन्नर लोग लेके जाएंगे कहाँ, किन्नर लोग कोई नहीं लेकर जा रहा है, तो किन्नर कोई संभालना मुश्किल है, सरकार ही इनको नहीं संभाले तो वो कहाँ ले जाएंगे। फिर दूसरे दिन वो किन्नर अपने घर आ जाती है तो उसकी फैमिली बोलती है नहीं किन्नर लोग का नाम ले, किन्नर लोग को परेशान कर, किन्नर लोग का ऐसा कर, तो शायद किन्नर लोग से कुछ खा सकते, ले सकते ऐसा। तो उस लड़के को पूछा गया कि भाई बोलो, तो वो बोलने लगा क्या, मेरे को तो साड़ी पहनना अच्छा लगता है, मेरे को ये लोग वो पैंट शर्ट पहना रहे, मुझे घड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता है, मुझे चूड़ी पहनना अच्छा लगता है। तो पुलिस वाले ने पूछा कि तुम कैसे, क्या सोचते हो? तो बोले मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं ऐसी ही हूँ, तो मेरे घर वाले बहुत बांध के रखते हैं और मारते हैं। तो भी पुलिस वाला ने बोला कि भाई वो 18 साल से ऊपर है और अगर वो कभी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा तो आपके लिए तो इज्जत और नाम सब यहीं रह जाएगा, आपका बच्चा नहीं रहेगा। तो आप क्या सोच रहे हो? तो बोले नहीं, अभी बोले मानना नहीं, आप लेकर जाओ और आपको देखो आपका बच्चा आपके पास है, आप समझने की कोशिश करो। तो अभी का जमाना थोड़ा सा बदली हो गया, लेकिन लोगों की सोच अभी भी वही है। लोग हम लोगों को बुलाते हैं नाचने गाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन लोग हमारे अधिकारों पे बात करने के लिए एकदम से टालते हैं बातों को। हम पहले के ज़माना देखें, जब राजा महाराजे के ज़माने होते थे उस समय किन्नरों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। एक तरह से राजा महाराजा का राइट हैंड कहा जाता था, उनसे सलाह मशवरा लेते थे। ये चेंज कब हुआ? ये चेंज कब हुआ ये तो मुझे नहीं पता। ब्रिटिश के ज़माने में हुआ या मुगलों के ज़माने, बिकॉज उनको ही ब्लेम किया जाता है। चेंज कब हुआ ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जब हम राजा महाराजाओं के, मुगलों के काल में देखते थे तो नवाबों के, मुगलों के घर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो हम लोगों को रखते थे, हमारे समाज के लोगों को रखते थे, जो उनकी रानी महारानियों का ख्याल रखेगी,
ऐसे रखते थे। और हम लोगों के पास में ना हस्बैंड है ना वाइफ है, ना बाल है ना बच्चे हैं, तो इसको कोई चीज की लालच नहीं है, तो वो हमारे पर विश्वास करते थे, चाबियां वगैरह देते थे। फिर आता है अंग्रेजों का राज। अंग्रेजों ने बताया कि दे आर द क्रिमिनल्स, ये ट्रांसजेंडर्स है ना, ये समाज में गंदगी है, ऐसे ब्रिटिश का कहना था। फिर उसके बाद देश स्वतंत्र हो गया, देश स्वतंत्र हो गया 1947 में। उसके बाद में हमारा संविधान लिखा बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1952 में, और 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। उसके बाद में हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी। तो तब भी उन्होंने वही ब्रिटिश का रूल को सोचा कैसे रखे, तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो हमारी भारत की सुनहरी चिड़ियाएं हैं, इन्हें रहने दो, इन्हें समाज ने ठुकराया, अपनों ने ठुकराया है, तो ये तो रहेंगी, ये कहाँ जाएगी, तो इन्हें लाइक अ क्रिमिनल डोंट लुक देम, तो दे आर नॉट अ क्रिमिनल, दे आर द किन्नर्स। ये फिर बातें बाद में होने लगी। अच्छा मैम, जैसे हम कुछ समय पहले बॉलीवुड की बात कर रहे थे, तो बॉलीवुड आपने इतनी सारी फिल्में भी देखी होंगी उसमें, तो ऐसा कौन सा मिथ है जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा लोगों के बीच है किन्नर्स को लेके, और फिल्मों में बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है? देखिए, जैसे मर्डर 2 आपने बताई, वो मुझे बहुत ऐसे लगा हमारे समाज के विरुद्ध जाके वो चीजें दिखाई गई है। और जैसे अभी हम हड्डी पिक्चर की बात करेंगे, वो भी हमारे समाज के विरुद्ध है। सड़क पिक्चर देखिए आप, उसमें भी कितना नेगेटिविटी दिखाया गया है। तो आप हमारे दर्द को, हमारी चीजों को, हमारे एहसास को आप पॉजिटिव में क्यों नहीं दिखाते? आप ये क्यों नहीं दिखाते कि अनाथ बच्चों को स्कूल पढ़ा दिया? आप ये क्यों नहीं दिखाते कि भूखे को रोटी दे दी? आप ये क्यों नहीं दिखाते कि किसी के घर में हम भीख मांग के लाते, लेकिन हम सोचते हमारे पड़ोसी कोई भूखे ना रहे, तो हम इन चीजों का ख्याल रखते हैं। तो आप हमारी पॉजिटिव थिंग्स क्यों नहीं दिखाते, नेगेटिव बाजू क्यों दिखाते हैं? अवेयरनेस की कमी है, जन जागरूकता ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जिसके कारण लोगों को ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज, प्रॉब्लम्स और व्हाट दे फेस, तो वो सब चीजों को हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना बंद करो। ये डिस्क्रिमिनेशन हम लोग चाइल्डहुड से फेस करते हैं, फैमिली से फेस करते हैं, स्कूल में फेस करते हैं, तो जिसके वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमने जैसे बताया कि आपने फिल्मों में काम किया और सड़क पिक्चर में काम किया, ब्लॉकबस्टर पिक्चर थी, तो उसमें जो लीड रोल थे जिन्होंने किन्नर का रोल निभाया, सदाशिव, हाँ, उन काफ़ी डरावना रोल था एक्चुअली। जब हम छोटे थे डर जाते थे उनको देख के। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आप सेट पे होते थे? आप लोग को नहीं लगता था यार ये ओवर हो रहा है, या फिर हमें एक्चुअली स्टोरी पता नहीं थी ना, और हम लोग छोटे छोटे थे तभी। अगर देखा जाएगा तो मेरी उम्र 16-17 साल की शायद से होंगी। आप घर से तब निकल चुकी थी? हाँ, बहुत छोटी थी मैं, और मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस ये पता था वहाँ शूटिंग में वो सर ने बुलाए हैं, तो ये 5-6 जन के साथ मैं भी चली गई। वहां जाके सिर्फ इतना ही था, वो पलंग पे बैठ के गाना बजाना हो रहा है, मोरा नादान बालमा ना जाने जी की बात, हम लोग 2 जन नाच रहे हैं, और तभी हम लोगों को नहीं पता था ये स्टोरी के बारे में क्या है क्या नहीं है। हमें संजय दत्त ने 1500 रुपये दिए, संजय दत्त से हम मिले, हम लोगों को संजय दत्त ने 1500 रुपये दिए कि आप लोग सब लोग बांट लेना, कुछ खा लेना। बट हम लोगों को ये नहीं मालूम था ये पिक्चर में सदाशिव अमरपुरकर भी वो सीन में है, अरे चुप क्यों हो गए, बजाओ बजाओ नाचो गाओ। बट हमको ये नहीं मालूम था कि ये पिक्चर ऐसी बनने वाली है, क्योंकि वो तो हम लोगों को एक छोटे से रोल के लिए लेकर आए हैं ना, तो वो हमारे साथ तो स्टोरी शेयर नहीं करेंगे ना। तो 1500 कितनी लड़कियों में? हम लोग 7-8-9 जन थे। और संजय दत्त ने खुद के पॉकेट से दिए? हाँ, दिए। अच्छा, और पूजा भट्ट से मिले थे आप? वो नहीं मिली मुझे, वो नहीं मिली। संजय दत्त का बर्ताव कैसा था, वो कैसे? वो बहुत फनी है, संजय दत्त बहुत अच्छे हैं, और उनकी बहन प्रिया दत्त भी बहुत अच्छी है, शी इज माई फ्रेंड,
और वो मेरे से बहुत अच्छे से बात करती है। अभी हमारे साथ में एक इवेंट में थी, वहाँ पर जियो का वो है ना ऑफिस, उसमें थी, प्रिया दत्त जी थी, कैंसर के अवेयरनेस के प्रोग्राम में थी। कोई और मेमोरी है सड़क पिक्चर के सेट से? आप बहुत छोटी थी, लेकिन जानना चाहूँगी कोई स्वीट मेमोरी या कोई मेमोरी। नहीं, मैं सदाशिव अमरपुरकर को देख के थोड़ी डर गई कि ये कैसी चूड़ियों की आवाज आ रही है, ये कैसे करके, ये क्या है। मेरे को डाउट आ रहा था कि ये पिक्चर कुछ खतरनाक स्टोरी दिखाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हम लोगों को ये सब कुछ बताया नहीं। और फिर अभी पिक्चर आई लक्ष्मी, अक्षय कुमार की, उसमें हमारे 200 ट्रांसजेंडर्स काम करे। अब अक्षय कुमार भी बहुत पॉजिटिव है, बहुत सपोर्टिव है। अब जैसे अक्षय कुमार जी साड़ी पहन के बस से निकले वैनिटी वैन से, तो ये लोग एक साथ में पूरे हंस दिए, तो वो अंदर चले गए बस के अंदर के, बोले ये क्या है, मजाक करे। फिर वो जाके दूसरे लोग बोले आप लोग ऐसा हंसो मत, बोले वो तो अभी रोल कर रहे हैं ना, तो कैरेक्टर में है, तो ऐसे मत बोलो, हंसो मत एटलीस्ट। तो ऐसा हंसने से वो गाना है ना, भोले के मस्ती में नाचेंगे सारे, उसमें तभी लोग, हमारी पूरी टीम है ना। हाँ 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 हाँ, वो आप ही की टीम है हाँ, पूरी टीम हमारी है। अच्छा, कैसे लगा आपको उनका डांस? मैं गई थी, हाँ। मैं गई थी, मैंने उसमें काम नहीं किया है, लेकिन मेरी टीम ने काम किया उसमें। उन्होंने किन्नरमा ट्रस्ट को थैंक यू करके भी लिखा है। ये जो हमारी टीम मेंबर्स थे, इन्होंने अचानक से अक्षय कुमार को देखा ना, तो वो शायद से मुस्कुरा दिए, या फिर उन्होंने स्टोरी उनके पास में भी कुछ थी नहीं, पता नहीं था, बट वो अक्षय कुमार को ऐसे देखे तो थोड़ा सा मुस्कुराए, तो वो वैनिटी वैन के अंदर चले गए। और किसमें आपने आंखें में भी किया है ना? आंखें पिक्चर में है ना, वो गाना है ना, चौखट पे तुम्हारी हम दम चौखट पे, तोड़ हाँ हाँ जाएंगे, हाँ हाँ उस हाँ पे हाँ भी है। हाँ। वो कैसा एक्सपीरियंस था आप गोविंद? वो बहुत अच्छा था। उसमें चंकी पांडे बहुत मदद करे। चंकी पांडे इज वेरी फनी। वो टाइम पे वो बहुत जवान थे, तो बहुत हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। स्कूटर पे लेके से बाइक पे लेके एक राउंड मार दिए। हाँ, वो भी अच्छी पिक्चर में, उसमें भी मतलब प्यार किया। बेटी नंबर 1 पिक्चर में है, गोविंदा के सरम्बा के साथ में। महफिल का गोविंदा सजगी ना। कैसे? गोविंदा कैसे? अभी तो हाल ही में उनके पैर में गोली लग गई थी। हाँ, हाँ आपसे मालूम पड़ा हाँ, मुझे वो तो। खुद ही शूट उनके हाथ से गलती मिसफायर हो से गया था, मिसफायर हो गया था, अच्छा। क्लीनिंग के हाँ। मिसफायर हो गया था। अच्छे, शूट के टाइम पे कैसे? ओके, अच्छे। मैम, जैसा मैं पूछ रहा था आपसे कि जो आज का दौर है जिसमें छोटे बच्चे अगर किन्नर होते हैं तो उनके पेरेंट्स उनके प्रति कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि क्या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उन बच्चों को, या फिर या उनके ऐसा आप लोग उन ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स है? नहीं नहीं, देखिए, हम लोगों का एडॉप्शन राइट्स नहीं है, हमारे को मैरिज राइट्स नहीं है। अब हमको प्रॉपर्टी राइट्स है क्या, हम हमारे माँ बाप की जायदाद में जाके हिस्सेदार बन सकते हैं। और 18 साल से कम उम्र के बच्चे, तो हम उन्हें एडमिशन वगैरह करा के उनके माँ बाप को काउंसलिंग सेंटर में ले जाके काउंसलिंग कराते हैं कि आप इन्हें रखो, आप इनको संभालो। तो आप 18 साल का होने तक उसको संभालो, उसके बाद उसके मर्जी की बात है। ऐसे है, तो अब तो संभालना ही पड़ता है, फिर क्या करेंगे। अच्छा, आप लोग को प्रॉपर्टी राइट्स हैं? अब है, अच्छा, पहले नहीं थे। नहीं है, अब ओके। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज में आउट ऑफ इंडिया वहाँ पे जैसे हमने सुना है कि वहाँ पे 2 ही जेंडर होता है, मेल फीमेल। वहाँ पे ऐसे ट्रांसजेंडर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ये आप गल्फ की बात करें, गल्फ में ऐसा रूल है कि मेल और फीमेल है, थर्ड जेंडर नहीं है। लेकिन अगर हम एशिया और यूरोप की बात करते हैं, तो वहाँ पे पुलिस ट्रांसजेंडर है, और मॉल में काम कर रहे हैं, गार्ड्स है, और डॉक्टर्स हैं। मैं खुद मिल चुकी हूँ उनसे। तो वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है? फुल फुल इंडिया रिस्पेक्ट। जैसा नहीं है? नहीं 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 नहीं, उनको वहाँ पर की गवर्नमेंट, मतलब वो मांगने की भी जरूरत नहीं, उनको पेंशन है वहाँ पर। हाँ, उनको एडॉप्शन का राइट्स है, उनको मैरिज राइट्स है, उनको सब कुछ राइट्स है। गल्फ में नहीं है, गल्फ इज लिटिल स्ट्रांग। आप लोग को अडॉप्शन राइट भी नहीं है? नहीं है। तो आप लोग को मन करता है बच्चा अडॉप्ट करने का? ये इतने सारे बच्चे तो मेरे ही बच्चे हैं ना,
इतने सारे बच्चे आज किन्नर ट्रस्ट के अंदर आप देखोगे तो मोर देन 5,000 ट्रांसजेंडर्स आर रजिस्टर्ड इन किन्नर। और आज हम देखते हैं तो कोई हमारी किन्नर यूएस जाकर आ रही है, कोई फ्रांस जा रही है, इवन मैं खुद कहाँ कहाँ पर घूमती हूँ। और देखिए आज कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, कितने बड़े बड़े बैंक में काम कर रहे हैं, और कपिल शर्मा के शो में जाके वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा, खुश होने का वो है। मैं खुश होती हूँ जब मेरे अच्छे लोगों के अच्छे काम दिखते हैं। तो आप इंडिया की पहली लोक अदालत पैनलिस्ट हैं, बहुत ही प्राउड का ये मोमेंट है। लेकिन ये सफ़र जो था, ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? देखिए लीगल एड से जो है मुंबई हाई कोर्ट से उन्होंने सेलेक्ट किया कि मुंबई में से किस किस को, तो 16 जनों का लिस्ट आया। 16 जनों का लिस्ट में से फिर उन्होंने सबके इंटरव्यूज लिए होंगे, सबसे पूछा होगा। फिर उन्होंने मुझे पूछा, फिर मेरे बारे में पूछा, फिर मेरे सब देखा उन्होंने, तो फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। तो 10 फरवरी 2017 को मैं अपॉइंट हुई। फिर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। फिर तब से मैं हर 2-3 महीने में जब लोक अदालत लगती है तो मैं उसमें होती हूँ। लोक अदालत में क्या होता है मैम, जो मैटर कॉम्प्रोमाइज होके क्लोज होने के रहते हैं वो मैटर्स को लोक अदालत में लाया जाता है। जैसे बैंक का लोन आपने ले लिया, ईएमआई आप नहीं भर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया, ये सब चीज़ों को लेकर एमटीएनएल का बिल नहीं भरा आपने, फ़ोन का बिल नहीं भरा, तो वो लोक अदालत में बैंक आती है। फिर बैंक लोक अदालत में आने के बाद अदालत से नोटिस जाता है क्या भाई आप आओ, और फिर वो बैंक का और जिन्होंने लिया है दोनों के बीच का एक अमाउंट निकाल कर उनको सेटलमेंट करके दे देते हैं। ओके मैम, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आपको गोल्ड मेडल भी मिला है सरकार की तरफ से। वो अनुभव बताइए कि किस तरह से आपको बुलाया गया और क्या था? 2006 में मुझे एक कॉल आता है कि मैम आपको है ना गोल्ड मेडल मिलने वाला है तालकटोरा स्टेडियम में। तो पहले मैंने सोचा पता नहीं किसने ने फ़ोन कर दिया, तभी नया नया मोबाइल निकला था, तो मैंने सोची पता नहीं किसने कॉल किया ऐसा। फिर 2-3 बार मुझे कॉल आया, तो फिर मैंने उस कॉल को सीरियसली लिया क्या भाई। फिर मैंने आप जैसे लोगों को पूछा कि घड़ी घड़ी ऐसे फ़ोन आ रहा है, तो बोले आपके 10 आर्टिकल्स वहाँ पर जमा है। अच्छा। तो जैसे इंडियन एक्सप्रेस के, टाइम्स ऑफ इंडिया के वगैरह 10 आर्टिकल्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, तो आपका नाम सेलेक्ट हुआ है गोल्ड मेडल के लिए। तो मैंने बोला अच्छा। फिर उन्होंने हम लोगों को टिकट वगैरह दिया, तो तालकटोरा स्टेडियम में मैं गई जब शीला दीक्षित जी सीएम थी। फिर उन्होंने मुझे मनमोहन सिंह ने गोल्ड मेडल पहनाया, अच्छी समाज सेविका होने की वजह से। मैम, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, इतने लोग आपके अंडर में आए हैं, आपने लोगों की मदद, पर क्या कभी ऐसा हुआ किसी ने आपको भी धोखा दिया? देखिए धोखा तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन कभी कभी मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहती हूँ। मतलब बच्चे लोग को पेरेंट्स की तरह थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहती हूँ कि टाइम से घर में रहना है, आपको टाइम पे खाना मिलेगा, दोपहर को 2 बजे, शाम को 9 बजे, आपको 12 बजे तक टीवी वगैरह मोबाइल बंद करके सो जाना है, आप फालतू का कुछ ये नहीं कर सकते, फालतू आर्गुमेंट कर नहीं सकते। थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती हूँ मैं, तो शायद उसके वजह से उनको कहीं किसी को बुरा लगता होगा कि बाबा बहुत, माँ बहुत सख्त है, किन्नर माँ बहुत सख्त है, तो थोड़ा सी सख्ती से वो रहा हूँ। अब धोखा तो कैसा है, कई जनों ने पैसे उधार ले लिए, मम्मी दे दो 1000 रुपया, मैं अब भी 2 दिन में देती हूँ, उसके बाद में वो बेचारी गांव चली जाती, देती ही नहीं। मैं मांगने का, और फिर मैं मांगती भी नहीं हूँ। और मैंने आज तक जितनी मेरे ट्रांसजेंडर्स हैं, अगर किसी के फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, कोई ऑफ हो जाता है, या उस ट्रांसजेंडर को तबीयत खराब होती है, तो जब भी मेडिकल का कुछ खर्चा आता है, तो अगर मैं मेरी तरफ से कुछ मदद करती हूँ तो मैं वापस कभी नहीं लेती। मैं सोचती हूँ नहीं, कुछ तो दान के पेटी में होना चाहिए जो
ऊपर वाले के घर में भी लिखा जाए, जो शायद हमारे आखिरी समय पे हमारे लिए काम आ सके। आपके ट्रस्ट में अभी कितने लोग आपके साथ रहते हैं? हम लोग एक साथ में कम से कम 20-25 जन रहते हैं हमारी संस्था में। इट्स लाइक अ शेल्टर। और पूरे किन्नर हमारे किन्नरमा ट्रस्ट के रजिस्टर पे दिखाते हैं, मस्टर पे, मोर देन 5000 ट्रांसजेंडर थ्रू आउट मुंबई में। लेकिन 2011 का आंकड़ा बताता है जब सर्वे हुआ था, अब सर्वे हुआ नहीं है 2011 के बाद में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्वे हुआ था 2011 में, 4 लाख और कितने हजार, 48,000 समथिंग पूरे इंडिया में ट्रांसजेंडर्स थे, और जिसमें के 1 लाख के आसपास महाराष्ट्र में है। 50,000 से ज्यादा ट्रांसजेंडर मुंबई में है, 55,000 भी हम बोल सकते हैं कि वो मुंबई में है, और 40,000 60,000 तक तो पूरे महाराष्ट्र में होंगे। सो मोर देन 1 लाख ट्रांसजेंडर्स आर देयर इन मुंबई, महाराष्ट्र में। अभी अगर हम देखते हैं तो देखो, माइग्रेट लोग भी हमारे में बहुत सारे हैं, जैसे तमिलनाडु से आ गए, कलकत्ता से आ गए, यूपी से आ गए, तो ऐसे भी लोग हमारे में हैं। तो वो तो माया नगरी है मुंबई, यहाँ पे कोई भूखा रहेगा नहीं, तो आते ही रहते हैं। मैम, आपके पास कुछ और है जो आप बताना चाहेंगी? देखिए, मैं चाहती हूँ मेरा समाज मुख्य प्रवाह से जुड़े, समाज में उन्हें उच्च स्थान मिले। आपकी विचारधारा जो आपने बना रखी, इसे तोड़ दो और हम लोगों को मुख्य प्रवाह से जोड़ लो। और हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है, तो हमें भी आप समझने की कोशिश करो। हम लोगों को भी आप देखिए, आपकी खुशियों में हम आते हैं, आपके घर से लाया हुआ आटा चावल हम खाते हैं, तो वो आटा चावल हमें नहीं बताता है कि ये आटा हम कैथलिक के घर से लाए, मुस्लिम के घर से लाए, मराठी के घर से लाए। वो रोटी बनती है, वो रोटी हमारी भूख मिटाती है, तो हमें वो रोटी बहुत, हमारी भूख बहुत ज़रूरी होती है और हमें खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम भी इंसान हैं, हमारे अधिकारों के बारे में आप सोचिए, हमें धुतकारिए मत, हमें स्वीकारिए। और अभी बहुत सारे अवेयरनेस होना बाकी है। जन जागरूकता जितनी ज्यादा होगी उतना लोग ट्रांसजेंडर्स के बारे में समझेंगे। आप हमसे मिल बैठकर बात करो, आप हमारी समस्याओं को सुनो। जब तक सुनोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। अब आपके नजर में मैं किन्नर हूं, किन्नर क्या है, कैसे है, क्या है, आपको लगता होगा ये लोग कैसे गंदे लोग हैं, ऐसे ये लोग ऐसे। और भाई, हम लोग आपसे भी ज्यादा हाइजेनिक है। एक बार एक पुलिस वाले बोल रहे थे कि किन्नर लोग का आप कुछ स्किल डेवलपमेंट क्यों नहीं सिखाती है। तो मैंने बोला जैसे क्या, बोले गृह उद्योग। तो मैंने बोली अच्छा, स्वयं रोजगार सिखाना चाहिए। तो अच्छी बात है, मैं बोली ठीक है, अब हम लोग अचार पापड़ बनाएंगे, हम लोग अचार पापड़ बनाएंगे, हम मिलिट्री को और पुलिस को वो बेचेंगे, तो आप हमारा अचार पापड़ लोगे ना। बोले छी छी, हम नहीं खा सकते तुम्हारा अचार पापड़, तुम लोग गंदे बिंदे कैसा अचार पापड़ बनाएंगे, जबकि हम उनसे भी ज्यादा साफ सुथरा रह के अचार पापड़ बनाएंगे। लेकिन जब आप लेओगी नहीं तो मैं बना के करूंगी क्या। और हमारी किन्नरमा ट्रस्ट है जो किन्नरों को मुख्य प्रवाह में जोड़ने के लिए हमेशा कार्यरत रहती है। और किन्नरमा ट्रस्ट जैसे स्टिचिंग क्लासेस सिखाती है, कुकिंग क्लासेस सिखाती है, कंप्यूटर क्लासेस सिखाती है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स पर किन्नरमा ट्रस्ट काम करती है। तो जैसे आप वो बता रहे थे कि एक बच्चे को था, उसके बाद ऐसी न्यूज़ सुनने में आई कि वो नहीं रहा। हाँ, ऐसे था कि हम लोगों के पास में ऐसे कॉल आता है या मेल आता है कि भाई ऐसे ऐसे एक घर में बेबी ऐसी ट्रांसजेंडर पैदा हुई है, तो आपको हम लोग ये ट्रांसजेंडर बेबी, इंटरसेक्स बेबी ये दे देते थे। क्यों दे रहे हो, आप लोग इसको संभालो, आप इसे पालो। तो नहीं, बोले आप लोग को हम लोग इसको दे देते हैं। फिर हम लोगों ने बोला नहीं, बच्चा हम गोद नहीं लेंगे अभी, और हम लोगों को राइट्स भी नहीं है लेने का, तो CWC में दे दो। तो उसके बाद में फिर 15 दिन, महीने के बाद में पता चला कि बेबी ही ऑफ हो गई। ओह, हाँ, तो ये वेल टू डू फैमिली थी, अच्छी खासी घर से थी। ऐसे कैसे, मतलब उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ है? आर यू श्योर कि नेचुरल डेथ हुई है?
मुझे ये सब इतना ज्यादा मैं नजदीक से गई नहीं, मैं इतना नजदीक मिली नहीं। जैसे उन्होंने बताया तो फिर उनकी बात सुन के हमने बोला कि भाई हम लोग ऐसा इसको CWC में दे दो, या अब ये किन्नर बेबी होने की वजह से भी लोग दे सकते हैं, पाल सकते हैं। लेकिन क्या है, क्या बच्चा पालना, उसको संभालना, तो वो लिख कर देने के लिए भी तैयार थे कि हम दे रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने अचानक से बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो फिर उसके बाद हमने ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं, और पहले ही दिन से तो वो बोल रहे थे कि नहीं। और हम लोगों को क्या है, देखिए कचरे के पेटी में भी फेंक देते लोग। हम लोगों के लिए, लोग घर वाले, समाज वाले, सबके लिए हम लोग एक कचरे के तरह हैं। कचरे में फेंके हुए बच्चे की जिंदगी और हमारी जिंदगी उससे भी ज्यादा दुर्दशा भरी हुई है। जबकि वी आर द इंडियंस, ऐसे हमारे भारतीय रत्न बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं। उन्हें संविधान लिखा हमारे सबके लिए, और संविधान के हिसाब से हम सब एक हैं। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट। फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों? फिर किस बेसिस पे हम लोगों के साथ में भेदभाव? ये भेदभाव होना कब बंद होगा? आप जिस दिन भेदभाव करना बंद करोगे, उस दिन समाज में हम लोगों को स्थान मिलेगा। एक तरफ आप बात करते कि स्वच्छ भारत अभियान, तो अगर आपके दिमाग में ही स्वच्छता नहीं होगी तो आप समाज में कैसे स्वच्छता लाओगे? आज हम बात, और एक बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे लाड़की बहन योजना है, अभी आई है, आपने तो सुना ही होगा। बिल्कुल। उसमें ट्रांसजेंडर्स को मेंशन नहीं किया है कि चलो भाई चलो, हम लोगों तो घर वालों ने ही नहीं एक्सेप्ट किया है, तो सोसाइटी सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया होगा, पता नहीं। उसके बाद में मैं क्या बोल रही हूँ, लाड़की बहन योजना दैट इज गुड, बट अगर सुरक्षित बहन योजना बनेगी कि अगर बहनों के बलात्कार होने बंद हो जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा और अच्छा होगा। और अगर हम देखते हैं कि बहनों के बेरोजगार बेटों को अगर सरकारी नौकरियां मिलती है, वो अच्छा होगा। हमारी विधवा बहनें हैं, उनके लिए भी योजनाएं होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हमें और जमीन पे दिखना चाहिए। हम इंडिया को इतना प्रगति पे, उन्नति पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हम आपस में ही इतना करके बैठते हैं कि हम आगे जाने के बदले हम अपने आप पीछे रह जाते हैं। तो जब आगे बढ़ोगे तो देश प्रगति के मार्ग पे होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये चेंज लाए। और मैं खाना बनाना मेरी हॉबीज है। मैं घर में खाना बनाना बहुत शौक है मुझे बचपन से, और हालात मजबूरी ने भी बचपन से सिखा दिया। मैं घर में गृहिणी हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर निकली तो झांसी की रानी भी हूँ। जी। बिकॉज आप जैसे आप बता रही है 15 इयर्स के एज में आप घर से निकल गई, उसके बाद आपने जो अपना एक किन्नर माँ ट्रस्ट स्टार्ट किया है, आप एक पैनलिस्ट हैं और आप जो कर रही है ऑनेस्टली, काउंसलर करके साइन हॉस्पिटल में भी काम करती थी। वाओ, आपको सरकार की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है। मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, मुझे जीवन गौरव पुरस्कार है, और मुझे बहुत सारे मेडल्स है। अवार्ड तो इतने सारे हैं कि अभी आप आओगे तो देखना, लेकिन इन अवार्ड से एक कप चाय नहीं बन सकी। जी। आई डोंट वांट अवार्ड, आई वांट द राइट्स दैट माय कम्युनिटी विल बी पार्ट ऑफ मेनस्ट्रीम। हम भी तो इस सरकार का, सिस्टम का, सोसाइटी का हिस्सा है। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम इन सोसाइटी, so they have to understand. राइट। So ओके मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, इतने बड़े आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज आई और थोड़ी ही बातें कर पाई हूँ। ज़्यादा और बातें करती तो शायद आप रोते, मैं रोती, और मुझे ऐसा रोना, मराठी में बोलते हैं रडू नका लड़ा, तो अपन रोने का नहीं है,
बिल्कुल। लड़ने का अपने अधिकारों के लिए। और हमारे ट्रांसजेंडर्स के साथ में अत्याचार करना थोड़ा बंद कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बेचारे बहुत अ, पीड़ित होते हैं, बहुत दुखों से गुजरते हैं, बहुत समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। और जब आप उनके साथ कोई हरेसमेंट करते हैं या ये करते हैं तो वो और बहुत दुखद बात होती है। आपको अगर कहीं पे कोई ट्रांसजेंडर दिखता है तो आप उसको एक टाइम खाना खिला के देखिए, आप उसकी बात सुन के देखिए कि क्या बोलता है, क्या अब उसके दिल में क्या है। और वो बहुत जल्दी से आपकी तरफ, जितना जल्दी से वो ताली बजा के एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर आप प्यार से बात करोगे तो वो इतना जल्दी आपके साथ घुल मिल जाएंगे, वो आपको सगे भाई बहन की तरह समझने लग जाएंगे। बहुत जल्दी भरोसा करते हैं किसी पर भी, और उनके भरोसे को लोग है ना विश्वासघात कर देते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया है, मतलब इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम पक्का आइए ना, आप कभी किन्नरमा ट्रस्ट में विजिट कीजिए। विक्रोली में ना। हाँ, विक्रोली बिहाइंड RCT मॉल, जरूर आइए आप। बिल्कुल मैम, थैंक यू।